नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शैला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी भव्य आयोजन की तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से कई रैलियों का आयोजन होगा तो देश भर में 1 महीने का विशेष संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 30 मई को बड़ी रैली करेगी, साथ साथ विशेष संपर्क अभियान का भी शुभारंभ करेगी। 30 मई से शुरू होने वाला बीजेपी का ये विशेष संपर्क अभियान 30 जून तक चलेगा। बीजेपी का विशेष संपर्क अभियान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर होगा। इस तरह के विशेष कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता 50 से ज्यादा रैलियां करेंगे। 28 मई को देश के नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा और इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई आज होगी। 28 मई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए संसद भवन पर कांग्रेस और उनके साथी ओछी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनके बहिष्कार से कुछ नहीं होता। देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए तिरुवथुरई, पेरूर और मदुरै सहित तमिलनाडु के 20 आदिनम यानी कि धर्माध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है, जो कि यहां पर सेंगोल को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना से समाज में सशक्त संदेश जाएगा। 28 मई को नए संसद भवन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी दल लोकतंत्र के मंदिर और नए भारत की ताकत का प्रतीक उस नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि संविधान में संसद का प्रावधान है। राष्ट्रपति संसद को शुरू करता है और संसद को भंग भी करता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन का उद्घाटन न करना पूरी तरह से नासमझी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिन के झारखंड दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल उनके लिए राजभवन में झारखंड सरकार ने नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में शैक्षणिक परिणामों में लड़कियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बालिकाओं को शिक्षित करने पर जोर दिया है। उन्होंने आईआईटी के पदक विजेताओं में 80% पदक लड़कियों को मिलने की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उल्लेख किया उन्होंने और कहा कि इससे उच्च शिक्षा संस्थान शोध केंद्र के रूप में विकसित होंगे और इससे देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से डिजिटल इंडिया को मजबूती मिल रही है और देश में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी प्रणालियों को समय की मांग के अनुरूप बदलना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने आजादी के अमृत काल में देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम रोजगार मेले में कहा कि नई नियुक्तियां आम नागरिक के लिए असम सरकार का चेहरा होंगी। पीएम ने नवनियुक्त कर्मियों के व्यवहार, सोच, कार्य के प्रति दृष्टिकोण और जनता पर प्रभाव के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने युवाओं और सभी सरकारी विभागों से नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुरूप खुद को अपग्रेड करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी लोग नई चीजें सीखें और समाज और व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दें। पीएम ने समयबद्ध तरीके से भर्तियों के लिए असम सरकार की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वडोदरा पहुंचे। जयशंकर आज से नर्मदा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां वो राज्य के सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर नर्मदा बांध का भी दौरा करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कहा कि असम के 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा सिर्फ 2 साल के भीतर ही पूरा होता दिख रहा है। अभी 86,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सफलता मिली है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया आज दिल्ली में इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का भी शुभारंभ होगा। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अल्टीमेटम देने के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है। पायलट के पेपर लीक से प्रभावित कैंडिडेट्स को मुआवजा देने की मांग को गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन कहा है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच दिल्ली में आज होने वाली बैठक टल गई है। माना जा रहा था कि हाईकमान दोनों के बीच सुलह की कोशिश करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। कल दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट राउज़ कोर्ट में पेश की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। उन्होंने स्कूल भर्ती मामले में सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ किए जाने को चुनौती दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश यात्रा कर सकेंगे या नहीं, पासपोर्ट के लिए राहुल की ओर से एनओसी की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई है। जबकि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है फ्रेश पासपोर्ट मिलने से नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस दौरान पक्षकारों के वकीलों से कुछ और स्पष्टीकरण लिए जाएंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर पुलिस से अब तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें होंगी। आप देखते रहिए एक्सप्रेस इंडिया। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में G20 देशों के बीच भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के पहले दिन विचार विमर्श के हिस्से के रूप में लिंग और भ्रष्टाचार के विषय पर चर्चा हुई। G20 की भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि करप्शन आज पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए G20 के देश सहमति बना रहे हैं। लेखी ने कहा कि पूरी दुनिया करप्शन के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना कर रही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उत्तराखंड में हो रही G20 की भ्रष्टाचार रोधी बैठक में जनधन खाता, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर चर्चा की। G20 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ समाज में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि महिलाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने
22 से 25 मई तक राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर सुदर्शन शक्ति 2023 का युद्ध अभ्यास किया। सुदर्शन शक्ति 2023 को नेटवर्क केंद्रित वातावरण में ऑपरेशनल योजनाओं को संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 28 मई तक मौसम में इसी तरह की नरमी देखी जाएगी। इसमें बरसात होने और आंधी चलने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, दक्षिण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके आसपास के हिस्सों में आंधी और पानी का पूर्वानुमान है। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में 30 मई तक लू चलने की संभावना नहीं है। हैदराबाद में ग्रीष्मकालीन उत्सव मेला लगा है। यहाँ लोगों को अंडर वाटर टनल एक्वेरियम एक्सपो में रंग बिरंगी मछलियां देखने को मिल रही हैं। इसके व्यवस्थापक का कहना है कि उनका मकसद लोगों को कुछ नया दिखाने का था। कृषि को लेकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अग्रिम रिपोर्ट उत्साहित करने वाली है। मंत्रालय के मुताबिक कृषि वर्ष 2022-23 में मुख्य फसलों की बम्पर पैदावार होने वाली है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि चालू कृषि वर्ष में 3,305.34 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बार का खाद्यान्न उत्पादन पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 149 लाख टन से भी अधिक रहने वाला है। निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली लीव इनकैशमेंट पर कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। सीबीडीटी ने कहा है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(a)(2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये धारा गैर सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है। गैर सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण के एवज में अधिकतम 25 लाख रुपए की राशि पर मिलने वाली कर छूट की व्यवस्था 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। अभी तक गैर सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर कर छूट की सीमा 3 लाख रुपए थी। ये सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी। भारत 2030 तक अपनी बिजली उत्पादन क्षमता का 35% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करेगा। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग और प्रति व्यक्ति सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक है। आर.के. सिंह ने कहा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण ज्यादा बिजली देने की आवश्यकता है, जिससे एक उद्योग स्थापित करने की स्थिति में देश में बिजली की कमी न रहे। आर.के. सिंह ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना एक चुनौती है, लेकिन ये एक अवसर भी है, क्योंकि भारत सबसे अधिक ऊर्जा मांगों के साथ सबसे तेजी से विकसित होने वाले देशों में से एक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने NHAI और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम के लिए काम करने वाले ठेकेदारों को अपनी बैंक गारंटी को बीमा जमानती बॉन्ड में बदलने की अनुमति दी है। आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर कुल 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते जुर्माना लगाया गया है। चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक को 16 लाख का जुर्माना देना होगा। आरबीआई ने 3 अन्य बैंकों बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, पुणे स्थित जनता सहकारी बैंक और राजस्थान के 12 स्थित 12 नागरिक सहकारी बैंक पर भी जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने संकट से जूझ रही घरेलू एयरलाइंस गो फर्स्ट को फिर से अपने ऑपरेशन शुरू करने की योजना का विस्तृत खाका पेश करते हुए कहा है कि अगले 30 दिनों के भीतर एयरलाइंस ऑपरेशन शुरू करने के लिए पुनरुद्धार योजना पेश करे। कृषि रसायन कंपनी धानुका एग्रीटेक का शुद्ध लाभ मार्च 2023 को समाप्त तिमाही में 20% बढ़कर 65.30 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 54.40 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ था।
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि निजी क्षेत्र में निवेश आने के संकेत हैं और इस्पात एवं सीमेंट जैसे क्षेत्र नया निवेश आकर्षित करने वाले दौर में पहुंच चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने 21 देशों की सूची जारी की है जहां असूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में नॉन रेजिडेंट निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। इस लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नाम भी शामिल है। वर्ष 2047 से पहले भारत में सभी नागरिकों को बीमा देने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण बीमा में यूपीआई जैसी व्यवस्था देने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के कई प्रांतों में अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर कर इसे अघोषित मार्शल लॉ करार दिया है। इमरान खान ने न्यायालय में याचिका दायर कर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 लागू किए जाने को चुनौती दी है तथा इसे अघोषित मार्शल लॉ करार दिया है। इमरान खान की याचिका में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीएमएल-एन प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जेयूआईएफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। नो फ्लाई लिस्ट में इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीवी समेत 600 से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के हमलावरों ने पाकिस्तान की पहचान पर हमला किया है और दुश्मनों को जश्न मनाने का मौका दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इन हमलों की रूपरेखा तैयार की थी वे असल गुनहगार हैं। जापान पुलिस ने 4 लोगों की हत्या कर पास की इमारत में छुपे एक संदिग्ध आरोपित को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात नागानो शहर में कल हुई थी। हत्यारे ने फायरिंग कर और धारदार हथियार से हमला कर 2 पुलिस अधिकारियों से 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नागानो के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध हमलावर से बंदूक और चाकू बरामद हो गया है। वो पास की एक इमारत में छुपा हुआ था। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और 2 पुलिस अधिकारी, 46 वर्षीय योशिकी तमई और 61 वर्षीय ताकुओ इकेची भी शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के लंदन स्थित 10 डाउनिंग स्ट्रीट आधिकारिक आवास और कार्यालय के गेट से एक कार टकराने के बाद चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंदन पुलिस ने बताया कि खतरनाक ड्राइविंग के कारण इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार सशस्त्र अधिकारियों ने घटनास्थल से एक व्यक्ति को आपराधिक क्षति और खतरनाक ड्राइविंग के संदेह में गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के भी घायल होने की कोई सूचना नहीं है। पुलिस ने आगे कहा कि इस मामले में पूछताछ जारी है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम के साथ व्यापक तनाव के बीच खोराम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ईरान ने 2000 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। ईरान द्वारा किए गए परीक्षण को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने का प्रयास किया तो वो तेहरान के खिलाफ फिर से प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपलोड किए गए वीडियो में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसांटिस का मजाक बनाया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप, रॉन डिसांटिस पोलिंग नंबरों का भी मजाक उड़ाया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डेमोक्रेट्स ने रॉन डिसांटिस को बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत सारे रिपब्लिकन गवर्नरों की तुलना में रॉन डिसांटिस एक औसत प्रशासक साबित हुए। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर रॉन डिसांटिस की दावेदारी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। डिसांटिस डेमोक्रेट्स
उम्मीदवार और राष्ट्रपति जो बाइडेन को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है, जिसमें दोनों देशों के हजारों सैनिकों और सैकड़ों सैन्य वाहनों को शामिल किया गया है। युद्धाभ्यास से तिलमिलाए उत्तर कोरिया ने कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया से कथित खतरों का मुकाबला करने के लिए अपने पहले जासूसी उपग्रह का नियोजित प्रक्षेपण जरूरी है। हांगकांग के झंडे वाला एक पोत मिस्र की स्वेज नहर में फंस गया। हालांकि कुछ देर बाद ही वो वहां से निकल गया तथा इस जलमार्ग पर यातायात सामान्य हो गया। मिस्र की एक सरकारी स्वेज नहर प्राधिकरण ने कहा है कि नहर से गुजरने के दौरान पोत के इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, जिस वजह से यह अटक गया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीमें क्वालिफायर 2 में आमने सामने होंगी। मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में स्थान बना लेगी, जहां उसका सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन में तीसरी बार आमने सामने होंगी। अब तक दोनों ने एक मुकाबले अपने नाम किए हैं। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का सामना चीन की झांगी से होगा। पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम 8 में प्रवेश किया। आज प्रणॉय का सामना जापान के केंटा निशिमोटा से होगा। किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। श्रीकांत को इंडोनेशिया की क्रिस्टियन एडिनाटा के खिलाफ 3 गेम में 16-21, 21-16, 21-11 से शिकस्त मिली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज तैराकी और निशानेबाजी में पदक दांव पर होंगे। तैराकी की स्पर्धा का आयोजन जहां गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, तो वहीं निशानेबाजी का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का रंगारंग उद्घाटन गुरुवार शाम लखनऊ में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये तीसरा संस्करण है और इसमें 4000 से ज्यादा एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जरिए 9 साल में देश में खेल का नया युग शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव आया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल की है। 27 मई को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम लंदन में FIH प्रो लीग 2022-23 के अपने लेग की शुरुआत ओलंपिक चैंपियन बेल्जियम और मेजबान ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैचों से करेगी। भारतीय टीम का सामना आज बेल्जियम से होगा। भारत की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने कोरिया में चल रहे WSPS सीनियर विश्व कप में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अवनी 0.1 अंक से स्वर्ण पदक से चूक गई। जेसन राय ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। ये फैसला अमेरिका में होने वाली आगामी T20 क्रिकेट लीग में खेलने के चलते लिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने EPL के एक मुकाबले में चेल्सी को 4-1 से हरा दिया। मैनयू के लिए किसिमिरो, मार्शियल, ब्रूनो फर्नांडेज और रैशफोर्ड ने गोल किए। इस जीत के साथ मैनयू ने अगले चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। जीत के साथ मैनयू ने न्यूकैसल यूनाइटेड को पीछे छोड़ते हुए लीग में तीसरा स्थान हासिल किया। इंग्लैंड ने अंडर 20 फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। इंग्लैंड ने ग्रुप ई में उरुग्वे को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त दी। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच को ड्रॉ में एक ही हाफ मिला है और उनका सामना सेमीफाइनल में हो सकता है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को प्रतियोगिता में तीसरी सीट दी गई है। पहले दौर में उनका सामना अलेक्जेंडर कोवासेविक से होगा। अल्कराज पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम में नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर उतरेंगे। पहले दौर में उनका सामना क्वालिफायर खिलाड़ी से होगा। महिला एकल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और गत विजेता ईगा श्वांतेक को शीर्ष वरीयता दी गई है। श्वांतेक अपने तीसरे फ्रेंच ओपन खिताब के अभियान की शुरुआत स्पेन की क्रिस्टीना बुक्सा के साथ करेंगी। शानदार फॉर्म में चल रही बेलारूस की आयना
सवालेंका का सामना पहले दौर में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक से होगा। सवालेंका ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया था। कान फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीय फिल्म इशाना हो आगरा, नेमिच और कैनेडी आधिकारिक रूप से चुनी गई थी, जिनका स्क्रीनिंग इस बार फेस्टिवल में की गई। फ्रांस और भारत द्वारा सह निर्मित फिल्म आगरा की स्क्रीनिंग की जा रही है। फिल्म आगरा में मोहित अग्रवाल, राहुल राय, प्रियंका बोस, रूहानी शर्मा के साथ साथ विभा चिब्बर, सोनल झा और आंचल गोस्वामी प्रमुख भूमिकाओं में। द आई की टीम भी फेस्टिवल का हिस्सा बनकर खासी खुश नजर आई। श्रुति हसन ने कहा कि इस फिल्म का हिस्सा होकर वो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रैवल और फूड ब्लॉगर तथा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर आशीष विद्यार्थी 60 साल की उम्र में दूसरी बार परिणय सूत्र में बंध गए हैं। आशीष विद्यार्थी असम की रहने वाली रूपाली बरुआ से उन्होंने शादी की है। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही। आगे देखिए आज का एजेंडा गौरव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।